नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर लोकसभा चुनाव में खराब परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। 14 जुलाई को अब प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जिसमें जेपी नड्डा शामिल होंगे। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा तमाम विधायकों और उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों को भी इसमें बुलाया गया है। बीजेपी में आने वाले वक्त में जो अहम बदलाव होने हैं उनकी भी आधारशिला इसी बैठक में रखी जाएगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन के बाद बीजेपी अब दोबारा से उभरने की कोशिश में जुटी है। लखनऊ में 3 दिन तक डेरा जमाकर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष कम सीटें आने की वजह तलाश चुके हैं। वहीं सीएम योगी जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर विधानसभा स्तर पर सभी से रिपोर्ट ले रहे हैं। अब बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 14 जुलाई को लखनऊ में है, जिसमें पार्टी के खिसके जनाधार को दोबारा से जोड़ने का खाका रखा जाएगा। यूपी में बीजेपी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के एजेंडे के मूल मंत्र के सहारे आगे बढ़ेगी। यूपी में भारतीय जनता पार्टी धार्मिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार देगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो राजनीतिक प्रस्ताव का एजेंडा है उसमें इस बिंदु को प्रमुखता से भी शामिल किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, ये बैठक दरअसल उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों के लिहाज से काफ़ी अहम है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की आगामी रणनीति की दिशा और दशा तय होगी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद होने वाली बीजेपी की ये बैठक कई मायनों में अहम होगी। यूपी में बीजेपी के भविष्य का रोड मैप तैयार होगा। कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव में मिली कम सीटों की होगी समीक्षा। कार्य समिति में 3000 से ज्यादा नेता होंगे शामिल। विधायकों, यूपी कोटे के केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को भी बुलाया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष को बुलाया गया। जिला पंचायत अध्यक्षों, बाल प्रमुखों को भी बुलाया गया। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित एक्सटेंडेड एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग है। इसमें प्रदेश भर के निश्चित लोगों को बुलाया गया है और जिसमें हम आगामी जो राजनीतिक एजेंडा है उसके बारे में विचार विमर्श होगा और उसमें हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे केंद्र के नेता हैं, उनका मार्गदर्शन। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पीएम मोदी को तीसरी बार देश की सत्ता सौंपने को लेकर प्रदेशवासियों का आभार जताया जाएगा। बैठक में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे बढ़ाने की झलक भी दिखाई देगी। बैठक में जेपी नड्डा शामिल होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। यूपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह पार्टी की आगामी कार्य योजना और अभियानों की जानकारी देंगे। वहीं प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी संगठन मंत्री का संबोधन सबसे अहम माना जाता है, जिससे बीजेपी यूपी में अब दोबारा से कैसे आगे बढ़ेगी उसका वो रोड मैप रखेंगे। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों की रणनीति भी तय की जाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी ब्लूप्रिंट रख सकती है। बीजेपी की भविष्य की योजनाएं बताएगी। बिखरे सामाजिक ताने बाने समेटने की कवायद आगामी रोड मैप कार्य समिति की बैठक में रखा जाएगा। दलित ओबीसी वोटों का खिसकने के कारणों पर चर्चा होगी। ओबीसी दलित वोटों को साथ लाने की रणनीति रखी जाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 62 सीटों से घटकर 33 पर आ गई है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका पूर्वांचल में लगा है। 2024 की हार से हताश नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाकर विधानसभा उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य तय किया गया है। यूपी में पार्टी संगठन और सरकार के बीच के बेहतर तालमेल बैठाकर चलने की स्ट्रेटजी पर काम होगा। वहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के एजेंडे के साथ विपक्ष के दुष्प्रचार की पोल खोलने का भी संकल्प लिया जाएगा। 1000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, ऐसे अहम लोगों को इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आमंत्रित किया गया है। दलित एजेंडे को भी भारतीय जनता पार्टी धार देने की कोशिश करेगी इस बैठक के माध्यम से। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने डीयू में मनुस्मृति पढ़ाए जाने का प्रस्ताव रद्द किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उपेक्षितों और महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ साथ मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता को मूल में रखकर संविधान बनाया, जो मनुस्मृति से कतई मेल नहीं खाता है। लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी सीट से हार का सामना करने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। सरकारी आवास खाली करने के बाद लोग उन्हें सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके बचाव में ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के लिए किए अपने ट्वीट में लिखा कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी भी अन्य नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार 2 के 17 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था। मंत्रियों के पास 11 जुलाई तक बंगला खाली करने का समय था। इस बाबत उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने पीडीए रणनीति पर कहा है कि इनका कोई पीडीए नहीं है, ये परिवारवादी हैं। यादवों में भी सिर्फ परिवार को टिकट दिया। लोकसभा में जो भ्रम फैलाकर वोट हासिल किए, इसे जनता अब समझ चुकी है और अब जो भी चुनाव आएंगे उसमें बीजेपी ही जीतेगी। 2017 से पहले इनका शासन उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, तब मैं कहूँगा कि इनका ना कोई संगठन है। हाँ, इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भ्रामक चीजें फैलाने का काम किया, चाहे वो संविधान की बात हो, आरक्षण की बात हो, तब मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता ने सब देख लिया है कि ये झूठ के पुलंदे ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं होते हैं। तब उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि मैंने संगठन में काम किया है। खबर देवरिया जिले से है, जहां पर रेलवे स्टेशन के बाहर लग रही बीच मछली मंडी को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी एमएलए शिरोमणि त्रिपाठी जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि सावन शुरू होने से पहले स्टेशन के बाहर की मीट मछली दुकानें हटाई जाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सावन से पहले ये दुकानें नहीं हटी तो वो खुद सड़क पर उतरकर इसे हटाएंगे। समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी एमएलए पर निशाना साधा है। एसपी प्रवक्ता ने डीएम को पत्र लिखकर ऐसा करने से मना किया है। चूंकि यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो बाहरी व्यक्ति हैं, उनको पता नहीं है देवरिया की समरसता के बारे में। और चूंकि वो राजनीति में अभी नए नए हैं, उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा नहीं है, 2-3 बरस हुआ उनको राजनीति में आए हुए, तो उनको यहाँ के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि देवरिया की धरती किस तरह की धरती है, किस माटी की धरती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने भी जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा है और मैंने उस पत्र में मांग किया है कि देवरिया की समरसता और समाज की एकता और अखंडता को बचाया जाए। और श्री सलभ मणि ने जो मांग किया है पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन से, उस पर कोई भी विचार। देवरिया रेलवे स्टेशन के बाहर अगर आप देखेंगे तो रेलवे स्टेशन की पूरी जो रोड है उसके आसपास अवैध मांस की दुकानें चलती हैं, अवैध तरीके से बूचड़ खाने चलते हैं। और इसको लेकर जिला प्रशासन को कई बार मैंने कहा कि इस पर कार्रवाई करिए। मैंने उनसे कहा है कि श्रावण मास शुरू हो रहा है, हम सभी के लिए आस्था का बहुत बड़ा एक केंद्र होता है, आस्था का बहुत बड़ा एक महीना होता है। तो मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि श्रावण मास प्रारंभ होने के पहले जितनी अवैध मांस की दुकानें चल रही हैं, जितने अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं शहर के भीतर और रेलवे स्टेशन रोड के बाहर, उसको तत्काल बंद किया जाए। और अगर नहीं करते हैं तो मैं भी स्वयं मुआयना करने निकलूंगा और अगर नहीं बंद होती हैं ऐसी दुकानें तो मैं खुद भी निकल के ऐसी दुकानों को बंद कराऊंगा।